नॉलेज 360 देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज से ठीक 160 साल पहले 9 मई 1857 को मेरठ की छावनी में तकरीबन 35 सिपाहियों की बरसरे आम वर्दियां उतार दी गईं। इनके पैरों में बेड़ियां डाल दी गईं और उन्हें 10 साल की कैद व मशक्क़त की सज़ा सुनाई गई। इनका कसूर सिर्फ ये था कि उन्होंने ऐसे कारतूसों को इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था जिनमें मुबैना तौर पर गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई थी। इस वाक़े पर मुश्तइल होकर इनके दूसरे साथियों ने अगले रोज़ 10 मई को सेनेट जांच चर्च में घुसकर मुतअद्दिद अंग्रेज़ अफसरों और उनके कुंबे के लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जल्द ही इस बगावत ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया और रात ख़त्म होते होते मुतअद्दिद फरंगी मौत की नींद सो चुके थे। इन बागियों ने यहाँ से दिल्ली का रुख किया जो 40 मील दूर थी और अगले रोज़ दिल्ली पहुँच गए। उन्होंने दरियाए जमुना पर बने कश्तियों के पुल को पार किया और कलकत्ता दरवाजे से फसील बंद शहर में दाखिल हुए। दोपहर होते होते मुतअद्दिद अंग्रेज़ और दीगर यूरोपी इनकी बंदूकों और तलवारों का निशाना बन चुके थे। 12 और 16 मई के दरमियान इन बागियों ने अमलन लाल किले को अपने कब्जे में ले लिया था। लाल किला मुग़ल तहजीब और सकाफ़त की अलामत तो था, मगर अब इसकी वो सियासी हैसियत ख़त्म हो चुकी थी जो उसे हासिल थी। यहाँ बहादुर शाह ज़फ़र कहने को तो तख्त नशीन थे, मगर उनकी सल्तनत महज किले की फसीलों तक महदूद थी। वो 82 साल के हो चुके थे और अपने वालिद की तरह वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी से 1 लाख रुपया माहाना वजीफ़ा पाते थे। इन सब के बावजूद बतौर बादशाह उनकी एक अलामती हैसियत ज़रूर थी और दिल्ली भी एक तवील मुद्दत से सल्तनत का मरकज़ रह चुकी थी। इसलिए बागियों और उनके रहनुमाओं का इनकी तरफ पुरउम्मीद नज़रों से देखना फितरी था। बागियों ने जब बहादुर शाह से मदद चाही तो उन्होंने अपनी मजबूरी और गोशा नशीनी का जिक्र किया, मगर बिलाखिर कांटों का ताज पहन लिया। अब लाल किला पूरी तरह बागियों के कब्जे में था, जबकि शहर में चारों तरफ लाकानूनियत का दौर दौरा था। इन हालात में बहादुर शाह के 5वें बेटे मिर्ज़ा मुग़ल ने फ़ौज की कमान संभाली। ये बीमार जिस्म की बीमारी के खिलाफ आखिरी लड़ाई थी। जल्द ही बगावत की ये आग दिल्ली के पड़ोसी अजला तक फैल गई। कुछ दिनों के बाद ही बगावत करने वालों के कदम उखड़ने लगे और दिल्ली से भाग निकलने वाले अंग्रेज़ों ने वापसी की। अंबाला से आने वाले फौजियों ने बाजी पलट दी और अंग्रेज़ एक बार फिर दिल्ली में दाखिल हो गए और फिर शुरू हुआ सज़ाओं का सिलसिला। इस वक्त के एक बरतानवी सिपाही ने एक ख़त में लिखा था, मैंने इससे पहले भयानक मनाजर नहीं देखे, लेकिन कल मैंने जो कुछ देखा है मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि मैं फिर कभी ऐसा मंजर ना देख सकूँ। ख़वातीन को छोड़ दिया गया, लेकिन अपने शोहरों और बेटों की मौत के बाद इनकी चीखें अब भी मेरे कानों में गूंज रही हैं। मुझे इन पर तरस नहीं आया, लेकिन जब मेरी आंखों के सामने मुअम्मर अफराद को जमा करके मार दिया गया तो ये मुझ पर असर अंदाज हुए बगैर नहीं रह सका। दिल्ली के तमाम शहरियों को 6 महीने तक शहर के बाहर रखा गया और दिल्ली वालों ने 6 महीने तक सर्दी और बरसात में खुले आसमान तले गुजारे, जबकि महल्लों के महल्ले लूट लिए गए। इनका कहना है कि मिर्ज़ा गालिब भी इसी दिल्ली में थे। देखें कि वो इस सब से कितने दहशतज़दा हुए कि उन्होंने 1857 के बाद से अपनी ज़िंदगी के बाकी 12 बरसों में कुल 11 गज़लें कही हैं, यानी एक साल की एक गज़ल भी नहीं बनती है। तो शायर मिर्ज़ा गालिब और फ़नकार मिर्ज़ा गालिब, या जो वो पूरी खेप थी, 1857 के बाद ख़त्म हो गई। सन 1857 के बाद से हिंदुस्तानी कभी इस एतमाद के साथ ना अंग्रेज़ों से मिल पाए ना बात कर पाए जो इससे कबल उनमें मौजूद। अंग्रेज़ दिल्ली में दाखिल हुए तो बहादुर शाह ज़फ़र लाल किले के अकब से अपनी पालकी में बैठकर पहले हज़रत निज़ामुद्दीन के मज़ार पर गए और फिर वहाँ से हुमायूं के मकबरे पर, जहाँ पर 18 सितंबर सन 1857 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बहादुर शाह ज़फ़र की जान तो बख्श दी गई, लेकिन इनके 3 बेटों खिज़र सुल्तान, मिर्ज़ा मुग़ल और अबू बकर को हथियार डालने के बावजूद गोली मार दी गई। बादशाह को लाल किले की एक कोठड़ी में एक मामूली कैदी की तरह रखा गया। बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र की इस हद तक बेइज्जती की गई कि अंग्रेज़ों के गिरोह उन्हें देखने आते थे कि मुग़ल बादशाह देखने में कैसे लगते हैं। महमूद फारूकी कहते हैं, बहादुर शाह ज़फ़र को कैद करने के बाद से लाल किले की एक कोठड़ी में रखा गया।
जहां अंग्रेज स्याह आकर जिस तरह आप आज लाल किले को देखने जाते हैं, इसी तरह वो इनकी कोठरी में जाकर उन्हें देखते थे कि ये हैं बहादुर शाह जफर होंगे। यहां से उन्हें रंगून भेजा गया और इसी के आसपास रंगून के बादशाह को महाराष्ट्र लाया गया। ये अंग्रेजों की दुनिया भर में हुकूमत थी कि बादशाहों की तजारत इधर से उधर हो रही थी। बहादुर शाह जफर के आखिरी अयाम अफसोसनाक और दर्दनाक हैं। यही वो सूरत हाल थी जिसमें उन्होंने कहा, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। इन पर जो कुछ गुजरना था, मेरा ख्याल है कि सन 57 में गुजर चुका। इससे बुरा क्या होगा कि तैमूरिया जानशीन और बादशाह हिंदुस्तान को आपने एक कोठरी में रखा हुआ है और अंग्रेज औरतें और बच्चे आ रहे हैं उनको देखने के लिए। अच्छा ये था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर ने अपने आखिरी अयाम रंगून में कसम पुरसी की हालत में गुजारे। 7 नवंबर 1862 को रंगून की एक जेल में बरतानवी फौजी एक 87 साल शख्स की लाश को अहाते में खोदी गई कब्र में दफनाने के लिए लेकर चले। जनाजे में मरने वाले के 2 बेटे और एक मौलवी शामिल थे। किसी खातून को जनाजे में शिरकत की इजाजत न थी। दफनाने से कबल फौजियों ने कब्र में चूना डाल दिया ताकि लाश जल्द अज जल्द गलकर मिट्टी में मिल जाए। इस तरह बहादुर शाह की तदफीन के साथ ही मुगल सल्तनत बर्रे सगीर में दफन हो गई और पूरा बर्रे सगीर बराह रास्त ताजे बरतानिया का हिस्सा बन गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।